सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, भारत के दौरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तो पुतिन का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत होगा। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो राष्ट्रपति भवन से हैदराबाद हाउस जाएंगे राष्ट्रपति पुतिन। पीएम हैदराबाद हाउस में राष्ट्रपति पुतिन मौजूद रहेंगे और इसी दौरान पीएम मोदी उनके साथ बैठक भी करने वाले हैं। तो बैठक में रूस और भारत के कई द्विपक्षीय मुद्दों पर इस दौरान चर्चा होगी। पुतिन राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम को पुतिन के सम्मान में राजकीय भोज देंगी। तो पुतिन रात करीब 9 बजे भारत से रूस के लिए रवाना हो सकते हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुतिन रात करीब 9 बजे भारत से रूस के लिए रवाना होंगे। तो पुतिन का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत होगा। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति भवन से हैदराबाद हाउस जाएंगे राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस दौरान मौजूद रहेंगी। और राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की अहम बैठक भी होगी। तो इस बैठक में दोनों देशों के द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से आज राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच अहम बैठक होने वाली है, पूरा कार्यक्रम क्या है, क्या कुछ है पूरा अपडेट इस खबर पर? देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर हैं। उनके दौरे का आज दूसरा दिन है और आज सुबह की शुरुआत रूस के राष्ट्रपति अपने दौरे की महात्मा गांधी की समाधि स्थल दिल्ली के राजघाट जाएंगे और उनको पुष्पांजलि अर्पित कर उनके विचारों को याद करेंगे। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कार्यक्रम जो रूसी राष्ट्रपति के लिए रखा गया, तो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से राष्ट्रपति भवन में स्वागत समारोह रखा गया है। औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। रूसी राष्ट्रपति का अनौपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस जाएंगे, जहां इंडो रशियन वार्षिक मीट होगी। इस वार्षिक मीट के 25 साल पूरे हो चुके हैं। इसको 2000 में गठन किया गया था और दोनों देश इस वार्षिक मीट में हर साल बैठते हैं और बातचीत करते हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बात होगी। दोनों देश एक दूसरे के साथ हर क्षेत्र में, चाहे वो फार्मास्यूटिकल का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, उर्वरक का क्षेत्र हो, समुद्री क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र हो और सैन्य क्षेत्र में तमाम तरह के जो मुद्दे हैं उनको लेकर इस वार्षिक मीट में एक दूसरे के साथ वार्ता होती है। और दोनों देश एक दूसरे के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खड़े रहने को लेकर बात करते हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की एक राय पर बात करते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात इस बैठक में होगी कि रूस के तमाम व्यापारी भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत आए हैं। रूस चाहता है कि भारत के तमाम तरह के जो प्रोडक्ट हैं उनका निर्यात रूस के लिए किया जाए और इससे भारत को भी बाजार मिले। कृषि उत्पादों पर खास जोर है, फार्मास्यूटिकल के उत्पादों पर काफी जोर है। उर्वरक से निकलने वाले जो उर्वरक है उनकी खरीदारी रूस करेगा। तमाम तरह की चीजों को लेकर एक लंबी चौड़ी वार्षिक मीट होगी और उसके बाद आज शाम को राष्ट्रपति भवन में डिनर रखा जाएगा। इसे सरकारी भोज के तौर पर किया जाएगा। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डिनर करेंगे और करीब 9 बजे भारत से रूस के लिए रवाना होंगे। इस दौरे को भारत के फायदे के तौर पर अगर देखें तो इसमें भारत का जो निर्यात के क्षेत्र में व्यापारिक मामला है ये बढ़ेगा। भारत को जो आर्थिक मजबूती मिलेगी, समुद्री क्षेत्र के जो उत्पाद हैं उनको बढ़ावा मिलेगा और इस तरह से कह सकते हैं कि भारत रूस की जो 25 साल से पुरानी चली आ रही गहरी दोस्ती और प्रगाढ़ होगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तमाम दुनिया के देश हैं उनको कड़ा संदेश भी जाएगा कि भारत और रूस मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़े हैं और दोनों अपने को इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे दूरसंचार के क्षेत्र में हो, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर द्विपक्षीय वार्ता और समझौता एमयू साइन करके एक दूसरे को फायदा देने के लिए दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, जो कई देशों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। तो तन्वी ये कहा जा सकता है कि रूस और भारत की जो आज बैठकें होंगी उससे दुनिया को बड़ा संदेश जाएगा और भारत और रूस के लिए एक आर्थिक नींव की नई एक बुनियाद रखी जाएगी। तन्वी, ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत के दौरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज झारखंड के दौरे पर हैं। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 दिवसीय झारखंड के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा देवघर में पार्टी की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे। तो देवघर में नवनिर्मित बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे जेपी नड्डा। तो झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं जेपी नड्डा। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय झारखंड के दौरे पर रहेंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, 2 दिन का उनका पूरा कार्यक्रम क्या है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज झारखंड के दौरे पर जा रहे हैं। 2 दिनों तक लगातार झारखंड के दौरे पर रहेंगे और वहां पर जो प्रदेश इकाई की जिला इकाई के लिए भवन का निर्माण हुआ है, जिला देवघर पार्टी के जो कार्यालय का उसका निर्माण किया गया है, उसका उद्घाटन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। पूरे देश के सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बन रहे हैं, प्रदेश कार्यालय बन रहे हैं, उनका उद्घाटन एक के बाद एक हो रहा है। इसी कड़ी में देवघर का बीजेपी का कार्यालय बनकर तैयार है। यहाँ पर जिले के सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, कार्यालय का उद्घाटन होगा और वहां पर एक जनसभा भी रखी गई है, जिस जनसभा को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। इसके अलावा कई और कार्यक्रम रखे गए हैं जहां पर वो मीटिंग के लिए जाएंगे और तमाम तरह की योजनाओं का वो बखान करेंगे जो एनडीए की सरकारों के और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। और खासकर इसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान बताएंगे कि इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है, योजनाओं का लाभ जनता कैसे इसके बारे में उनको बताना है। तो इस तरह के कई बड़े कार्यक्रम 2 दिनों तक रहेंगे, बैठकों का दौर जारी रहेगा और इस दौरान खासकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को जोश बढ़ाते भी नजर आएंगे जेपी नड्डा। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 दिवसीय झारखंड के दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आगे बढ़ते हैं खबरों में, लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां सांसद राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी याचिका पर सुनवाई। तो राहुल गांधी की नागरिकता मामले में रायबरेली में सुनवाई होगी। नागरिकता मामले में एमपी एमएलए कोर्ट सुनवाई करेगा। बेंगलुरु के शिशिर ने
रायबरेली में नागरिकता पर दायर की है अर्जी और इसी को लेकर आज सुनवाई होगी। तो शिशिर ने राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता होने का कोर्ट में दावा किया है। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां शिशिर ने राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता होने का कोर्ट में दावा किया है और इसी मामले को लेकर आज सुनवाई होगी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी याचिका पर आज एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नागरिकता से जुड़ी याचिका पर, राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी याचिका पर एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी याचिका पर एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इस सुनवाई में क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आ सकती हैं अखिलेश जी? देखिए तनवीर, राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं कि वो भारत के नागरिक हैं या फिर ब्रिटिश के नागरिक हैं या फिर उनके पास दोनों देशों की नागरिकता है। इसको लेकर कई बार सवाल उठे, कई परिवाद भी दाखिल हुए और कई परिवाद खारिज भी हुए। पिछले दिनों हाई कोर्ट इलाहाबाद से भी ये परिवाद खारिज हुआ था, लेकिन एक बार फिर बीजेपी कार्यकर्ता से ताल्लुक रखने वाले शिशिर ने रायबरेली की एमपीएमएलए कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके ये दावा किया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश की नागरिकता है और भारत की भी नागरिकता लेके रखी, यानी दो देशों की नागरिकता रखना अपराध है। उन्होंने दो देशों की नागरिकता ले रखी, ये दावा करते हुए शिशिर की तरफ से एक अर्जी दाखिल की गई है और बरेली के एसएसपी को भी इसमें एफआईआर करने के लिए दी गई थी। अब आज की तारीख रायबरेली के एमपीएमएलए की डेट ने मुकर्रर की है, उस पर पुलिस को भी नोटिस देकर रिपोर्ट मांगी गई है। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी को भी एक नोटिस जारी किया गया था, उसमें उनको अपना पक्ष और दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया था। तो आज जब रायबरेली के एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी तो शिशिर की तरफ से जो दावा किया गया उसके फेवर में जो दस्तावेज पेश किए गए हैं, जैसा कि शिशिर की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने राहुल गांधी का जो पासपोर्ट ब्रिटिश से जारी हुआ है उसको निकलवाकर कोर्ट में लगाया है। अब ये कोर्ट को तय करना है क्या जो दस्तावेज उनके तरफ से लगाए गए हैं क्या वो वैलिड है, भारत सरकार उस पर क्या करती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से भारत सरकार जवाब मांगती है, उसको वेरीफाई कराती है और भारत सरकार की तरफ से कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया जाता है कि राहुल गांधी की नागरिकता भारत और ब्रिटिश दोनों की है। हालांकि पिछले दिनों जो परिवाद दाखिल हुए थे उन परिवाद दिल्ली सरकार यानी भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से ना तो राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के बारे में कोई एफिडेविट दिया गया था और ना ही ये कोर्ट को बताया गया था कि राहुल किसी दूसरे देश के नागरिक हैं या भारत के हैं। भारत के जो नागरिकता के दस्तावेज राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में पेश किए गए थे वो कोर्ट ने स्वीकार कर लिए थे और इस मामले में सुनवाई को खत्म करते हुए कहा था कि फिलहाल सरकार के तरफ से कोई भी एफिडेविट दाखिल करके राहुल की नागरिकता के खिलाफ दावा और कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया, लिहाजा राहुल गांधी की नागरिकता भारत की मानी जाए। लेकिन अब एक बार फिर रायबरेली के एमपीएमएलए कोर्ट में मामला पहुंचा है और वहां पर फिर से दस्तावेज पेश करके आज सुनवाई हो रही है। तो अब देखना होगा कि भारत सरकार का इस मामले में रुख क्या होता है। क्या भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर कोई एफिडेविट कोर्ट में दिया जाता है और उस एफिडेविट में क्या राहुल गांधी की नागरिकता भारत या ब्रिटिश या फिर दोनों देशों के होने का रिकॉर्ड पेश किया जाता है, उसके बाद आगे की कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल इंतजार करना होगा। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी याचिका पर एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर दिल्ली से है, जहां आसाराम की जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज।
तो जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया है। आशाराम के खराब स्वास्थ्य के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से पैरोल मांगी गई है। तो पीड़िता और उसके परिवार में पैरोल को लेकर डर का माहौल है। पीड़िता के परिजनों ने आसाराम के बीमार नहीं होने का दावा किया है। 29 अक्टूबर को राजस्थान हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीड़िता के परिजनों ने आसाराम के बीमार नहीं होने का दावा किया है। तो पीड़िता के परिजनों ने आसाराम के बीमार नहीं होने का दावा किया है। 29 अक्टूबर को राजस्थान हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। आसाराम की जमानत मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और आज इसी याचिका पर सुनवाई होगी। एक तरफ पीड़िता के घर वालों ने आसाराम के बीमार नहीं होने का दावा किया है, तो आज इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से आसाराम के बीमार नहीं होने का पीड़िता के घर वालों की तरफ से दावा किया जा रहा है और उस तरफ खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत मांगी गई है। आज इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अखिलेश जी, तन्वी, आसाराम को राजस्थान के हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है और वहां पर ग्राउंड खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर लिया गया था। इसके बाद पीड़िता पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति दर्ज की गई थी कि आसाराम बापू ने अपने स्वास्थ्य खराब होने का जो ग्राउंड तैयार करके हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत ली है, वो उनका स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य खराब नहीं है, गलत तरीके से उन्होंने इसका हवाला देकर ली है। फिलहाल इनको सुप्रीम कोर्ट से जो पैरोल दी जाती है उसको ना दिया जाए, इस पर आपत्ति दाखिल करते हुए याचिका दाखिल की। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी उसमें पीड़िता के तरफ से और उसके परिवार के तरफ से ये आपत्ति जताई गई है कि हमें डर है, हमारे परिवार को कुछ भी हो सकता है, इसलिए आसाराम को पैरोल नहीं दी जानी चाहिए और जो उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देकर पैरोल मांग रहे हैं वो तथ्य गलत है। उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और लिहाजा इसको पैरोल की मांग को खारिज किया जाए ताकि मेरे परिवार को जान माल का भविष्य में नुकसान हो सकता है उससे बचाया जाए। फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी, क्या आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से पैरोल मिलती है और उस पर वो बाहर आते हैं, या फिर पीड़ित और पीड़िता पक्ष की तरफ जो गुहार सुप्रीम कोर्ट पर लगाई गई है, क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर गौर करता है, आसाराम पैरोल को खारिज कर देता है। तन्वी, ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आसाराम की जमानत मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक आज भी 300 के पार है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कई क्षेत्रों की वायु खराब बताई है। आनंद विहार के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक 348 दर्ज किया गया है। आनंद विहार के सूचकांक को बहुत खराब कैटेगरी में रखा गया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से यह अहम जानकारी, जहां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कई क्षेत्रों की हवा खराब बताई है। आपको बता दें, आनंद विहार के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक 348 दर्ज किया गया है। आनंद विहार के सूचकांक को बहुत खराब कैटेगरी में रखा गया है। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से यह अहम जानकारी, जहां दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक आज भी 300 के पार। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली के कई क्षेत्रों की हवा खराब बताई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली के कई क्षेत्रों की हवा खराब बताई है, क्योंकि 300 के पार आज भी AQI दर्ज किया गया। आगे आने वाले कितने दिनों में राहत मिल सकती है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट दिया गया है?
देखिए तनवीर, दिल्ली में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में चल रही है और आज भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें ये बताया गया है कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक अभी भी बेहद खराब स्थिति में बना हुआ है, जिसका आंकड़ा 300 के पार कई इलाकों में दिख रहा है। चाहे वो दिल्ली का आईटीओ का चौराहा हो, चाहे आनंद विहार का बस स्टैंड का इलाका हो, कश्मीरी गेट का अंतरराज्यीय बस अड्डा हो या धौला कुआं का क्षेत्र हो, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं। इसके अलावा एक और पहाड़गंज और पुरानी दिल्ली का जो इलाका आता है जहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है, कहीं 300 तो कहीं 400 तक भी दर्ज किया जा रहा है। और लगातार इसको नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार के तरफ से एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल करके सड़कों पर पानी का बौछार किया जा रहा है ताकि वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार हो, वायु प्रदूषण कम हो, दिल्ली में शुद्ध हवा लोगों को मिल सके। इसके अलावा दिल्ली के जो एयर प्यूरिफाई सेंटर है उनको भी तेजी के साथ एक्टिव किया गया है ताकि वायु को शुद्ध किया जाए और एयर प्यूरिफाई सेंटर ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। हालांकि इसको लेकर कल संसद भवन में भी प्रदर्शन देखने को मिला। सोनिया गांधी ने खुद कहा था कि कम उम्र के बच्चे जो छोटे हैं उनको इस वायु से तकलीफ हो रही हो। यहाँ तक भी उन्होंने हवाला दिया कि उन जैसी उम्र वाले लोगों को भी, जो सीनियर सिटीजन है, उनको वायु प्रदूषण से खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले पिछली साल के समय में जब वायु प्रदूषण ज्यादा बढ़ा था तो उनको दिल्ली छोड़कर हिमाचल शिमला जाना पड़ा था कुछ महीने के लिए। तो ऐसे लोगों को ज्यादा दिक्कत होती है, खासकर उनको जिनको श्वास रोग संबंधी बीमारियां हैं। तो लगातार ये मुद्दा उठा हुआ है और दिल्ली सरकार पिछले 3 महीने से वायु प्रदूषण कम करने के लिए तमाम तरह के कदम उठा रही है। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई कर रही है, कई वाहनों की एंट्री दिल्ली में प्रतिबंधित की जा रही। फिर भी वायु गुणवत्ता सूचकांक दिल्ली में सुधर नहीं रहा है, वायु खराब स्थिति से सामान्य स्थिति में आ नहीं है। वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और वायु के वजह से जो लोगों के अंदर बीमारियां हैं उनके परेशानी और बढ़ रही। फिलहाल इसको लेकर कब तक दिल्ली वालों को राहत मिलेगी और दिल्ली सरकार इसके लिए क्या नए कदम उठाएगी? क्या जैसी दिल्ली सरकार कह रही थी कि कृत्रिम वर्षा करा के वायु को शुद्ध किया जाएगा, इसको लेकर दिल्ली कितनी जल्दी और बड़े स्तर पर इस पर काम करेगी? पूरी दिल्ली में कब तक कृत्रिम वर्षा से इस वायु को शुद्ध करने का काम करेगी? इस पर सभी की नजर है, सभी को इंतजार। फिलहाल दिल्ली सरकार क्या करती है इस पर नजर रहेगी। तन्वी, ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात कर रहे हैं बाराबंकी की, जहां पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। एसपी के नेतृत्व में चलाया गया चेकिंग अभियान। होटल, लॉज, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप पर यह अभियान चलाया गया है। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई है, संदिग्ध गतिविधियों पर रखी जा रही है नजर। एसपी की तरफ से यह निर्देश भी दिया गया है। तो बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई, संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। और अब खबर सीतापुर से है, जहां पटाखा विस्फोट होने से बच्चा घायल हुआ है। बर्थडे पार्टी में हाथ में ये विस्फोट हुआ है। मासूम किशोर का गंभीर रूप से घायल हुआ। थाना बिस्वा क्षेत्र के बीचपरी गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया।